गुड मॉर्निंग साथियों। जैसे कि हम ऑल्टरनेटिंग करंट की न्यूमेरिकल कर रहे थे तो उसी को आगे बढ़ाएंगे। और आज की वीडियो में पहला क्वेश्चन आपका इस तरह है, आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन है एन एसी जनरेटर generates an EMF और EMF दी कितनी है, E इज इक्वल टू 300 साइन 100 पाई टी, और आपको पता है वोल्ट्स आता है, ठीक है। V वोल्ट्स, V आपका क्या है, वोल्ट्स है, 100 पाई टी आपका एंगल है, 300 आपका E नॉट हो गया, E आपका इंस्टेंटेनियस EMF है। इज connected to a series combination of 16 microfarad capacitor, 1 हेनरी इंडक्टर। सर ऐसे क्यों लिख रहे हो, पूरा क्यों नहीं लिख रहे, आपको सिंबल याद हो जाएंगे इसलिए ऐसा कर रहे हैं। कैपेसिटर, 1 हेनरी इंडक्टर एंड 100 ओम रजिस्टर। तो आपको यार क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले आपको इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट एट द गिवन फ्रीक्वेंसी निकालना है, जेड निकालना है आपको, ठीक है। इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट एट गिवन फ्रीक्वेंसी जेड निकालना है। दूसरा आपको रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है, न्यू आर लिख लो, या आप जानते ही हो क्या लिख सकते हो, एफ भी लिख सकते हो, एफ आर। और पावर फैक्टर निकालना है रेजोनेंस में, कॉस फाई एट रेजोनेंस। शायद ये हमने पहले भी कर लिया था, एक और बार कर लो फटाफट, ऐसा मिलता जुलता पहले कर लिया था या यही कर लिया होगा पहले। तो क्वेश्चन ये है, एक एसी जनरेटर है, इतनी EMF को जनरेट करता है, कितनी है दिख रही है आपको, ठीक है। E इज इक्वल टू 300 साइन 100 पाई टी वोल्ट इज कनेक्टेड टू अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 16 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, 1 हेनरी इंडक्टर एंड 100, मेरे हिसाब से ओहम है ये, ओहम पाई नहीं है, ओहम है, ओहम रजिस्टर। तो फाइंड करना है आपको यार क्या क्या, एक तो Z फाइंड करना है और रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है और पावर फैक्टर एट रेजोनेंस फाइंड करना है। कर लो फटाफट, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगर आप कंपेयर करें जो आपको गिवन चीज़ दे रखी किससे, E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी से, तो आप देखो यहाँ E है, यहाँ भी E है, यहाँ E नॉट है, यहाँ पे 300 है, तो आपको E नॉट मिल गया आपका कितना, 300 वोल्ट, ये संभाल के रख लो। और क्या है, यहाँ साइन है और टी है, साइन है और टी है, उसके बीच में यहाँ पे ओमेगा है, यहाँ पे 100 पाई है, तो ओमेगा आपका कितना आ गया, 100 पाई आ गया। पाई होता है 3.14, पाई कितना होता है 3.14 इंटू 100 होगा 314, तो ओमेगा जब भी 314 होगा तो फ्रीक्वेंसी आपकी 50 हर्ट्ज़ हो जाएगी, ये आप संभाल के रखना, ठीक है। अब आपको इम्पिडेंस निकालना है Z, तो उसके लिए पहले XL पता होना चाहिए, XL होता है ओमेगा L, ठीक है। ओमेगा कितना है, ओमेगा 314 है इंटू L आपको 1 हेनरी दे रखा होगा 1, तो XL आपका आ गया 314 ओम। फिर आप XC निकालेंगे, XC होता है 1 अपन ओमेगा C, ओमेगा आपका देखिए कितना है 314 है, C आपको दिख रहा है 16 माइक्रो है, माइक्रो मतलब 10 की पावर -6, ये ऊपर जाके 10 की पावर +6 बनेगा, और यह है 314 इंटू 16। सॉल्व करिए इसे, ओहम में आंसर बताइए कितना आ रहा है, फिर देख लेंगे कौन सा डोमिनेटिंग सर्किट है, ठीक है। XC बताइए कितना आ रहा है, XC आपका 199 ओहम आ रहा है, XC कितना है 199 ओहम, ठीक है। तो आप नेट रिएक्टेंस निकाल लो पहले अलग से ना, अच्छा प्रभाव पड़ता है, नेट रिएक्टेंस निकाल लो, जो बड़ा है उसे पहले रखो, जो छोटा है रिएक्टेंस उसे बाद में रखो। तो नेट रिएक्टेंस हो जाएगा XL माइनस XC, यहाँ पे XL आपका 314 है, XC आपका 199 है, तो आप पे कितना आएगा 215, 115, देखो ज़रा कितना आ रहा है 115, इतना ही कुछ आएगा ना, 115 ओम आ गया, 115 ओम। Z निकाल लो, Z होता है √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, √R, देखो R कितना है, R 100 है ओम,
100 का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी नेट रिएक्टेंस आया 115, इसका स्क्वायर कर देना। इसे सॉल्व करना, आपका आएगा रूट के अंदर 23225। अब मुझे याद आ रहा है ये हमने कर लिया है 23225 और इसका आता है 152.5 ओम। अगर आप इसका रूट निकालोगे तो कितना आएगा, रूट निकालना आपका आता ही है 152.5 या 4 ओम ऐसी कुछ आएगा। तो आपका एक तो ये निकल गया। दूसरी चीज़ देखो आपको क्या निकालनी है, इम्पिडेंस आपका निकल गया। दूसरी चीज़ आपको रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो वो भी आपकी निकल ही जाएगी, कोई बड़ी बात तो है नहीं। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी, सिंपल सी बात है। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आपको पता है दूसरा रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है न्यू आर, वो होती है 1/2 पाई, यहाँ होता है अंडर रूट L, यहाँ पे होता है C। तो 1/2 पाई की वैल्यू 3.14, अंडर रूट L है 1 हेनरी और C की वैल्यू कितनी है 16 माइक्रो 10⁻⁻6। तो बच्चे 3.14 इंटू 2 हो गया 6.28, ठीक है। 16 का रूट कितना बाहर आया 4, 10⁻⁻6 का रूट आएगा 10⁻⁻3, जो ऊपर जाके बनेगा +3, +3 मतलब 1000 बन गया ऊपर, 1000 4 को काटेगा 250 बार, तो आपको बताइए 40 समथिंग आएगा। हाँ, पिछली बार भी यही बोला था, बट आया कितना था 39.8 हर्ट्ज आया था। अब देखो आपको तीसरी चीज़ निकालनी है पावर फैक्टर PF एट रेजोनेंस cos फाई। रेजोनेंस में चाहे कुछ भी वैल्यू दी हो, आपको पता है 1 आता है, क्योंकि रेजोनेंस में LCR सर्किट में फेज एंगल कितना होता है 0 होता है, तो cos 0 कितना आएगा 1 आएगा। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया ये हमने पहले भी करा है, ठीक है भाई, पूरा विश्वास है, अब ये पहले भी करा है। तो अब क्या करें, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और तो कुछ कर नहीं सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो गया उसको क्रॉस मार देता हूँ मैं, आपको पता ही है सर ऐसे ही करते हैं हर समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ करंट ऑफ 4 एम्पियर, a current of 4 ampere flows in a coil, current of 4 ampere flows in a coil when it is connected to a 12 volt बैटरी या DC सोर्स। 12 वोल्ट DC सोर्स में सिर्फ रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, कॉइल में इम्पिडेंस नहीं होता, ये आपको मैंने बताया भी था पहले। अब व्हेन द सेम कॉइल इज़ कनेक्टेड टू AC सोर्स, अब इम्पिडेंस भी काम आएगा, मतलब XL भी काम आएगा। तो व्हेन कॉइल जो ये सेम है इज़ कनेक्टेड टू AC सोर्स, जब हम इसे कनेक्ट करें टू AC सोर्स, अब हम इसे AC सोर्स में लगा रहे हैं। AC सोर्स है 12 वोल्ट 8 हर्ट्ज़ का, तो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 8 हर्ट्ज़, मतलब 16 बार वो कुल मिला के 1 सेकंड में घूमेगा, 8 बार पॉजिटिवली क्लॉकवाइज और 8 बार नेगेटिवली एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे ही बोल दिया, ज़रूरी नहीं है कि पॉजिटिव क्लॉकवाइज ही जाए। देन 2.4 एम्पियर फ्लोज इन द कॉइल, मतलब ये करंट इतना फ्लो कर जाएगा कॉइल में, फ्लोज इन द कॉइल, 2.4 एम्पियर फ्लोज इन द कॉइल। कैलकुलेट L निकालना है आपको। अब यार ये क्वेश्चन इतना खास नहीं है, मज़ा नहीं आया इस क्वेश्चन में, ठीक है, बट हम इसे करने की कोशिश करेंगे। आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है एक हम पे करंट है 4 एम्पियर का, वो फ्लो कर जाता है किसी कॉइल से। कॉइल आपकी इंडक्टर होती है, उसमें आपको पता है एक रजिस्टर होता है ओमिक और एक इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है एक्सल, दोनों चीज़ें होती हैं। तो करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्लो करेगा किसी कॉइल में जब हम उसे 12 वोल्ट DC सोर्स से कनेक्ट करेंगे। तो इन DC जो हमारा DC है सिर्फ वहाँ पे रजिस्टर काम आएगा। आपको पता है ना XL ओमेगा L होता है, ओमेगा होता है 2 पाई न्यू L और DC की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 0, तो XL कितना हुआ न्यू हो गया 0, तो XL आ गया 0। तो DC सर्किट में XL कितना होता है 0 होता है, ये आपको पता है, यही लिखना चाह रहा हूँ। इन DC XL 0 होगा, तो जो पूरा Z है, वैसे तो यहाँ पे Z क्या होता है कॉइल में √R² प्लस XL² होता है ना कॉइल के लिए। अब XL 0 हो गया तो Z और R सेम हो गए, तो इन DC सर्किट Z और R क्या हो गए सेम हो गए, कितने के बराबर वो निकालेंगे। R इज इक्वल टू होता है V/I, वोल्टेज हम लेंगे DC की,
और करंट जो फ्लो होगा वो लिखेंगे, ठीक है। तो वोल्टेज अक्रॉस डीसी अपन करंट, डीसी पे वोल्टेज कितनी है 12 वोल्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे ईएमएफ ओएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एक ही चीज़ है मान लो, ठीक है। और करंट कितना फ्लो कर रहा है 4, इतना स्पेसिफिक नहीं होना पड़ता। ये आ गया 3 ओम आ गया रजिस्टर, ठीक है। अब उसके बाद बोला इस कॉइल को हमने अब एसी सोर्स में कनेक्ट करा, तो इन एसी सोर्स में कनेक्ट करेंगे तो आपको पता है अब Z जो होगा वो होगा √R² प्लस XL²। एसी में तो XL होगा ना, ये तो हमें वोल्टेज देर की और हमें करंट देर का, तो हम अब Z निकालते हैं और Z असली वाला ये वाला निकलेगा। अब XL 0 नहीं है, ठीक है। अब XL 0 नहीं है, याद रखना, अब XL 0 नहीं है। XL सिर्फ किस में 0 होता है, DC में, AC में नहीं है। तो Z निकालेंगे, Z यहाँ असली में वही चीज़ है, Z यहाँ R नहीं है, ये चीज़ है, ठीक है। तो Z = V ऑफ AC और करंट जितना फ्लो होगा AC में, तो वोल्टेज AC की कितनी देर की 12 वोल्ट देर की, और इसमें करंट कितना फ्लो हुआ 2.4, पॉइंट ऊपर भेजो तो 120/24 आ गया, 12 10 × 120, 12 2 × 24, तो यहाँ पे 5 ओम आ गया। 3 5 तो XL आपका 4 आ जाएगा। तो नाउ इधर पुट करेंगे, देखो Z कितना है, Z कितना आया 5 आया, √R², तो R का स्क्वायर कितना है 3 का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, यही करेंगे। तो दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। अब तुम मेरे साथ इतने साथ चल चुके हो इतने महीने, तो तुम्हें याद होगा कि ऐसे ही होता है। तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया और यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। अब आप खुद देखो XL² की वैल्यू कितनी आ गई 25 - 9, 9 उधर जाएगा, 25 - 9 16 होगा, और यहाँ पॉजिटिव क्वांटिटी लेनी है तो XL की वैल्यू 16 का रूट 4 ओम आ गई। बस अब इतना आ गया। L निकालने तो XL = ω/L होता है, वहाँ से निकल जाएगा। और क्या करेंगे इसमें, यही करेंगे। तो XL = ω/L होता है, वहीं से निकालेंगे। तो XL आपका हो गया कितना ω/L, ओमेगा होता है 2πν × L, न्यू आपको दे रखा है 8 हर्ट्ज, तो दिक्कत किस चीज़ की आ रही, तो आपकी L आ जाएगा। L कितना आएगा XL/2πν, 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 ठीक है। L की वैल्यू हेनरी में आ जाएगी। XL आपका 4 आया, 2 ऐसे रहने दिया, पाई की वैल्यू 3.14, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 8, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है 8 है, ठीक है भैया। फ्रीक्वेंसी 8 हर्ट्ज दे रखी है आपको। तो 4 2 × 8, तो यह आएगा आप पे 1/2 2 × 4, 4 × 3.14, इसे सॉल्व करो, ऊपर 100 बन जाएगा, नीचे 314 × 4 मतलब 628 × 2, तो आप कर लेना 1256, 100/1256 आएगा, तो लगभग ये 0.08 हेनरी आएगा, 0.08 हेनरी, चेक कर लेना, ठीक है। कितना आ रहा है 0.08 हेनरी आ रहा है। क्लियर, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे है, एक बल्ब है जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम है, तो अ बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस, एक बल्ब है जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम है, is connected to an inductor, is connected to इंडक्टर, इसको हमने कनेक्ट करा एक इंडक्टर L से, ठीक है। इस कनेक्टेड टू इंडक्टर L इज इन सीरीज़, ठीक है, मतलब कनेक्टर L के साथ वो सीरीज़ में, ठीक है। तो इज़ नहीं आएगा, इज़ सही नहीं बैठ रहा। तो अब बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम कनेक्टेड टू अ इंडक्टर इज इन सीरीज विद AC, AC हमें देर की कितनी 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज़, 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज़, ये देर की 100 वोल्ट और 50 हर्ट्ज़। इफ़ द फेज एंगल बिटवीन V एंड I, इफ़ फेज एंगल बिटवीन V एंड I इज़ π/4 रेडियन, फेज एंगल V और I के बीच में π/4 रेडियन है, तो कैलकुलेट करो वैल्यू ऑफ L, L की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। ये चीज़ है, L की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, पता ही है आपको करना कैसे, फटाफट कर दो, आंसर बता दो, ठीक है। L की वैल्यू निकालनी है, L तो निकाल ही लोगे ना तुम लोग, निकालो।
क्या क्या चीज़ देर की, बल्ब का रेजिस्टेंस देर का 10 ओम कनेक्टेड टू एन इंडक्टर, सीरीज़ में है, एसी सर्किट देर का, फेज एंगल देर का। फेज एंगल तुम्हें पता है π/4 देर का, फाई क्या होता है 10 फाई, अगर तुम देखो 10 फाई समझ में आ गया ना, बल्ब है वो किसी कॉइल से कनेक्टेड है, दोनों सीरीज़ में है, 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई में, और फेज एंगल दे रखा वोल्टेज और करंट के बीच में, क्योंकि वोल्टेज लीड करेगा, इंडक्टर डोमिनेटिंग सर्किट होगा ये, एल की वैल्यू निकालनी है, 10 फाई होता है एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर, एक्सी तो है नहीं उसे गायब करो, तो 10 फाई की वैल्यू होगी कितनी एक्सएल बाई आर, ठीक है, और कुछ नहीं होगा। अब ध्यान से देखो क्या है, 10 फाई आपको दे रखा है, कितना फेज एंगल है 45 π/4, यहाँ है एक्सएल और नीचे आर दे रखा है आपको कितना ओम 10 ओम, ये रहा, ठीक है। तो आर 10 हो गया, 1045 1 होता है, 1045 आपका कितना होता है 1 होता है, और यहाँ पे कितना है एक्सएल बाई 10, एक्सएल की वैल्यू भी कितनी आ गई 10 ओम आ गई, एक्सएल की वैल्यू कितनी आ गई 10 ओम आ गई। अब एक्सएल आ गया, फ्रीक्वेंसी दे रखी, एल निकालना है, तो आपका आसानी से निकल जाएगा, एक्सएल होता है ओमेगा एल, ठीक है, एक्सएल होता है ओमेगा एल, ओमेगा आपको पता है कितना होता है यार 2 पाई न्यू होता है, ओमेगा कितना होता है 2 पाई न्यू, 2 पाई न्यू एल, फ्रीक्वेंसी देर के हाँ 50 हर्ट्ज देर के, तो ओमेगा सीधा आपको पता ही है कितना होता है, ठीक है 2 पाई न्यू एल, एक्सएल इसके बराबर है, एल की वैल्यू निकल जाएगी एक्सएल बाई 2 पाई न्यू, एक्सएल बाई 2 पाई न्यू, एल की वैल्यू होगी एक्सएल बाई 2 पाई न्यू, एक्सएल है 10, 2 पाई 2 इंटू 3.14, न्यू आपको दे रखा है कितना, फ्रीक्वेंसी आपकी 50 है, तो ये पूरी चीज़ सॉल्व होकर आपको पता है 50 इंटू 2 कितना हो गया 100 हो गया, है नहीं है 50 इंटू 2 100 हो गया, और 100 इंटू 3.14 314 हो गया, तो 10/314 आ गया, एल की वैल्यू हेनरी में निकालो कितनी आ रही है, फटाफट जितनी आ रही है जल्दी बताओ, 0.0318 आ रही है, 0.0318 हेनरी, ठीक है, आंसर इतना है 0.0318 हेनरी, क्लियर, शाबाश, गुड, समझदार बच्चे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्लियर, गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि an alternating EMF of frequency 50 हर्ट्ज़, एक ऑल्टरनेटिंग EMF है जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है, इज़ अप्लाइड टू अ सर्किट, इसको हमने अप्लाई करा सर्किट में विद रजिस्टर दे रखा आपको 20 ओम, इंडक्टर 100 मिली हेनरी का है, और कैपेसिटर 30 माइक्रोफैरड का है, इन सीरीज़, कैपेसिटर है 30 माइक्रोफैरड का सीरीज़ में, तीनों को हमने सीरीज़ में लगा रखा है LCR को, यही कहना चाहता है। तो पहली चीज़ व्हाट इज़ द एंगल, बाय विच आई लीड या लैग वी, हमें वो एंगल बताना है जिससे करंट लीड या लैग कर रहा है वी को, फेज एंगल बताना है और कुछ नहीं करना, बकवास। दूसरा है कि इसका फेज़र बना लो, फेज़र आपको दिखाना है अगर वोल्टेज या करंट लीड कर रहा है तो कितने फेज़र से कर रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, सिंपल सा है, फटाफट करो। कुल मिला के बात ये है कि एक तो फेज़र डायग्राम बनाना है आई और वी का LCR सर्किट के लिए कितना है, और एक और चीज़ बता देता हूँ, गिवन है 1075 डिग्री की वैल्यू दे रखी है, आप कैलसी से निकाल सकते हैं, CBSE वालों को दिक्कत होगी तो उनको दे रखी है, 1075 की वैल्यू है 3.74, यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है।
सिंपल सी बात है, क्वेश्चन इतना ख़तरनाक तो है नहीं। फेज़ एंगल निकालने हैं। आप यहाँ देखो आर भी है, एल भी है, सी भी है, तो यहाँ पे फेज़ एंगल होगा फाई tan इनवर्स। सिंपल सी बात है, पहला कर रहे हैं हम एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर या एक्सी माइनस एक्सएल बाई आर, जो भी होगा देख लेंगे, है ना। तो tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर। फ्रीक्वेंसी भी आपको दी है 50 हर्ट्ज़, 50 है तो ओमेगा आपको पता ही 314 होता है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। एक्सएल होता है ओमेगा एल, एक्सी होता है 1 अपन ओमेगा सी। एक्सएल हो गया ओमेगा एल, एक्सी हो गया 1 अपन ओमेगा सी, और यहाँ पे है आर। ठीक है जी, तो ये हो गया tan इनवर्स। ओमेगा आपको पता है जब भी फ्रीक्वेंसी 50 है, फ्रीक्वेंसी 50 होगी, ओमेगा आपका 314 हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी 50 होगी तो ओमेगा कितना हो जाएगा, डिफेक्टिव मार्कर, ओमेगा 314 हो जाएगा जब भी फ्रीक्वेंसी 50 होगी। ठीक है, ओमेगा 314 हो गया। एल की वैल्यू दे रखी है 100 मिली हेनरी, तो 100 मिली मतलब 10 की पावर -3। इतना कर सकते हो ना एक साथ ही। एल की वैल्यू कितनी है, 100 है, 100 मिली, मिली के लिए 10 की पावर -3, और ओमेगा हो गया 314 -1 अपॉन ओमेगा, ओमेगा 314 हो गया। सी की वैल्यू 30 माइक्रोफैरड है, तो 30 × 10 की पावर -6 ये लिख लेंगे। ठीक है भाई, कितने लिख लेंगे, 30 × 10 की पावर -6 लिख लेंगे। सी है अपॉन कितना है, आर, आर कितना दे रखा है, आर है आपका 20 ओम। अब इसे सॉल्व आप लोग कर सकते हो, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, कर लेना सॉल्व इसे, वैल्यू बता देता हूँ कितनी आ रही है, तो आपके ऊपर है। मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ, अभी तक हिंट ही दे सकते हैं। आधी यूनिट, आधा चैप्टर कोर्स आपका होने वाला है। इन दोनों को सॉल्व कर लेना, 10 की पावर -1 आएगा, यहाँ भेज देना इसे, तो ये 31.4 बना। इसमें से भी करना 10 की पावर 5 ऊपर जाएगी, -5 है ना, तो ऊपर जाके +5 हो जाएगी। 314 × 3 करना, 900 कुछ आएगा, 956 आएगा, नहीं 942, और ऊपर कितना है, 10 की पावर 5 है, 1 लाख, 1 लाख बाई 942 करना है, या 31.4 है, दोनों को सॉल्व करना मेहनत से, 20 से डिवाइड कर देना। ठीक है, ये चीज़। तो आपकी वैल्यू आनी चाहिए भैया, कितनी आपकी वैल्यू आएगी, 3.74, tan इनवर्स 3.74। अब जो मैथ वाले बच्चे हैं उन्हें पता ही है, इन्वर्टिबल फंक्शन है, इन्वर्स फंक्शन है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है। तो अगर tan 75 3.74 है, तो tan उधर गया, तो tan इनवर्स 3.74 जो है आपका बनेगा 75 डिग्री। कितना बनेगा, 75 डिग्री। ये उधर जाके tan इनवर्स जाएगा ना, दोनों साइड tan इनवर्स के मल्टीप्लाई कर लो, बायो वाला ऐसे समझ लो। तो tan से tan इनवर्स गया, यहाँ 75 बचा और वहाँ tan इनवर्स लग गया, तो tan इनवर्स 3.74 डिग्री। आपका फाई कितना आ जाएगा, अगर आप ध्यान से देखें तो ये 75 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है, बस ये उसी कंडीशन में आएगा कि जब आप क्या करो, अभी आपका नेगेटिव आएगा, ये -75 आएगा नेगेटिव। तो आपने क्या करना है, एक्सी माइनस एक्सएल कर दोगे ना, अगर एक्सी माइनस एक्सएल तब सही आ जाएगा। तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तब सही आएगा। ये प्लस का, ये माइनस का, तब आपका पॉजिटिव आएगा ये। ठीक है, 75 डिग्री। इसका मतलब सिंपल सी बात है, आई लीड वी। आई किसको लीड कर रहा है, वी को। तो ये कैपेसिटिव डोमिनेटिंग सर्किट होगा। आप सॉल्व करना, आपको पता चल जाएगा। अब इसका अगर हमें वो बनाना है फेज़र, तो फेज़र देखो इसका कैसे बनेगा। सिंपल सी बात है, करंट ने लीड करा कितने एंगल से, 75 से। उसे रेडियन में मत करना, ऐसे रहने दो। तो यहाँ पे हमें पता चला आई कर रहा है लीड किसको, वी को, कितने से, 75 डिग्री से। तो अगर वी आपका सिर्फ V0 साइन ओमेगा टी हुआ, तो आई आपका होगा I0 साइन ओमेगा टी, और प्लस में कितना, 75 डिग्री जोड़ देंगे, लीड कर रहा है। तो बनाएंगे कैसे, सिंपल सी बात है। अगर ये आपका ओमेगा टी एंगल है, कितना एंगल है, ओमेगा टी एंगल है, तो करंट को थोड़ा आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा, ये। ठीक है, तो ये इतनी चीज़, तो ये तो आपकी बन जाएगी वी, और ये आपका बन जाएगा आई, और ये एंगल होगा आपका कितना, 75 डिग्री। तभी बनेगा ये 75 प्लस ओमेगा टी। तो आई पूरा है देखो, 75 प्लस ओमेगा टी, वी सिर्फ कितना है, ओमेगा टी, आई कितना है, 75 प्लस ओमेगा टी, बस ऐसे दिखाना। ठीक है, कोई भी एक्स में नहीं, कोई भी वाई में नहीं, आपको पता है एक्स में आपको कुछ और नहीं है, ओमेगा टी एंगल है ये वाली चीज़, वाई में दोनों ही हैं, वी और आई। तो ऐसे दिखा देना, बात बन जाएगी। क्लियर, गुड। ये अब फिर कोई सेंस नहीं रहता अगर आप ये बनाओ ना बनाओ,
ये चीज़ वो दिख ही रहा है कि आई का पूरा एंगल है 75 प्लस ओमेगा टी, वी का एंगल है सिर्फ ओमेगा टी। क्लियर, गुड, शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए आप पे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक लैम्प which runs at 80 volt DC consume 10 ampere current, consume 10 ampere current. Lamp is connected to 100 volt 50 hertz 100 volt 50 hertz AC supply. कैलकुलेट द इंडक्टेंस ऑफ चोक कॉइल रिक्वायर्ड एक्सेल, ये आपको निकालना है। तो इसमें देखो कुछ करना नहीं पड़ता, जब आप DC में यूज़ करोगे तो सिर्फ R होगा, ये मैंने आपको बताया था, और जब आप AC में यूज़ करोगे तो Z आएगा। Z क्या होता है, अंडर रूट R² प्लस XL²। तो DC की बात करें तो DC में सीधा R निकलेगा। R कैसे निकलेगा, V/I से। वोल्टेज कितनी देर की 80, करंट कितना फ्लो हो रहा है 10 फ्लो हो रहा है ना, तो R कितना आ गया 8 ओम आ गया। बट जब हम AC की बात करेंगे तो R की जगह यहाँ Z आएगा, Z बराबर होगा V/I के। तो लैम्प इज कनेक्टेड टू, अच्छा एक्सेल निकालने, आई दे नहीं रखा, मेरे हिसाब से आई इतना ही होगा 10 एम्पियर। चेक करता हूँ 1 मिनट। उसमें भी इतना ही है। हाँ 10 ही है, तो Z इज इक्वल टू V/I, समझ ही जाना, दोनों में 10 है, अगर एक ही दे रखा है तो मतलब दूसरा भी 10 ही होगा। तो वोल्टेज कितनी है 100 है, और आई कितना है 10 है, तो ये आ गया 10 ओम। अब देखो ये 8 है 10 है, आपको पता है 6 आना है, क्योंकि ये जो Z है ये कुछ और नहीं है। Z कितना होता है, पहले भी हमने 2 न्यूमेरिकल कर ही लिए हैं ऐसे, R² प्लस XL² होता है Z, ठीक है। तो Z² होगा, रूट यहाँ से हट जाएगा, Z² होगा R² प्लस XL²। Z का स्क्वायर, Z कितना है 10, 10 का स्क्वायर 100, R कितना है 8, 8 का स्क्वायर 64, और यहाँ पे आ गया XL², ठीक है। तो XL की वैल्यू सीधा कितनी आ गई, 100 - 64 कितनी 36, XL की वैल्यू कितनी आ गई 6 ओम आ गई, ठीक है। तो ऐसे फटाफट करे करो इन सब चीज़ों को। L तो नहीं पूछ रखा इन्होंने, इंडक्टेंस भी पूछा है तो वो भी निकाल लेंगे, ठीक है। हाँ XL पूछा हुआ है और साथ में इंडक्टेंस भी निकाल लेते हैं, L बस फिर निकल जाएगा। XL 6 आ गया, XL होता है ओमेगा L, तो L की वैल्यू होगी XL/ओमेगा, XL/ओमेगा। XL कितना है 6, ओमेगा कितना होगा, देखो जब भी फ्रीक्वेंसी 50 तो तुम्हें पता है ओमेगा होता है 314, कितना जाएगा 3 × 2 = 6.2 समथिंग आएगा, निकाल लो कितना आ रहा है, क्योंकि ये बहुत कम होता है ना। तो 0.019 हेनरी आंसर है। क्लियर है इतना, कितना है 0.019 हेनरी, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपके क्वेश्चन है एन AC जनरेटर कंसिस्ट ऑफ coils of 100 टन्स, कॉइल को कंसिस्ट करता है जो 100 टन्स की है, एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है 3 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। और रोटेटिंग एट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ 60 रेडियन पर सेकेंड, इतने में घूम रहा है इन
यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.04 टेस्ला ये है। तो रेजिस्टेंस दे रखा कॉइल का, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल 100 ओम। तो मैक्सिमम करंट ड्रॉन फ्रॉम द जनरेटर ये निकालना है, दूसरा मैक्सिमम पावर भी निकालनी है, पावर मैक्सिमम ये भी निकालना है, ठीक है। तो एक एसी जनरेटर है, उसमें कॉइल है 100 टर्न्स की, क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना है, एंगुलर वेलोसिटी इतनी देर की, बी दे रखा। इन सब का काम कहाँ आएगा, तो आपको पता है कि जनरेटर के लिए ना, अगर पता भी नहीं है तो याद रख लो, वैसे तो 10th में था फॉर जनरेटर, 10th में तो करते ही थे ये। जो मैक्सिमम वोल्टेज होती है वो आती है एन बी ए ओमेगा, ये आती है। कितनी आती है, एन बी ए ओमेगा। पहली बार आया तो कर ही लो, तो वोल्टेज मैक्सिमम अगर तुम्हें पहली बार लग रहा है तो कर ही लो। तो 100, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 0.04, एरिया कितना है 3, ओमेगा कितना है 50 60, ठीक है। इसे सॉल्व करो तो 2 0 से ये कट गए, अब तो ये 4 है, 4 3 12, 12 6 72, तो 720 वोल्ट आएगा। गुड, 720 वोल्ट है। इसके बाद आई मैक्स निकालना है, तो आई मैक्स तो निकल ही जाएगा। पहली चीज़ आई मैक्स क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट था, वी मैक्स होगा एन बी ए ओमेगा, ठीक है। मैक्सिमम में वैसे कॉस थीटा आता है, तो कॉस 0.1 होता है, ठीक है। प्लेन ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 0 एंगल है, तो नॉर्मल और उसके बीच में 90 होगा, उसका उल्टा भी होता है, ठीक है। तो आई मैक्स हो गया वी मैक्स बाई आर, वी मैक्स आपका 720 है, आर आपका कितना है 100 है, इससे कैंसिल, तो आपके 7.2 एम्पियर आ गया। क्लियर है। दूसरा पावर मैक्सिमम निकालनी है, तो पावर मैक्सिमम होती है वोल्टेज मैक्सिमम इंटू करंट मैक्सिमम, बस। और कॉस फाई तो 0 होगा ना, cos 0 1, तो आई मैक्स आया 7.2, वी मैक्स है 720। सॉल्व करो इसे, बताओ आंसर कितना आ रहा, 0 से पॉइंट कैंसिल, 72 इंटू 72 कर दो, बताओ कितना आ रहा, 518.4 वोल्ट, इतना ही कुछ आ रहा होगा, 518 वाट। देखो इतना ही आ रहा है ना, चेक करो, 72 इंटू 72, एक पॉइंट तो गया ना। और कुछ तो नहीं। एवरेज पावर मैक्सिमम का फार्मूला ये नहीं होता शायद, पावर मैक्सिमम होती है वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू फेज एंगल होना चाहिए मैक्सिमम cos 0, हाँ cos 0 1 होगा तब हो जाएगा। वी आर एम एस होता है V0/√2, आई आर एम एस होता है I0/√2, V0 I0 ये रहे, V0 ये रहा, I0 ये रहा, तो आप लिखोगे 720, ठीक है, इंटू ये कितना आई मैक्स 7.2 और नीचे 2, तो इसे सॉल्व करना जितना आ रहा है वो लिख दो, 720 इंटू 7.2/2। क्लियर, गुड। मैंने रेजिस्टेंस गलत तो नहीं लिखा, नहीं रेजिस्टेंस वैसे 100 ही ले रखा है ना मैंने, तब ठीक है। तो करो ये कितना आ रहा है, उन्होंने 500 ले लिया था, ये गलती हुई बस। 2592 आ रहा है, 2592, ठीक है, 2592 वाट, इतना है। क्लियर, गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपका क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे कुछ ऐसा है कि पहले तो ये डायग्राम देखो क्या है, यहाँ वोल्ट मीटर लगा रखा V1 ऐसे, यहाँ एक रजिस्टर है, यहाँ कैपेसिटर है, रजिस्टर है 100 ओम का, सप्लाई है 50 हर्ट्ज़ की, यहाँ इंडक्टर है L,
क्लोज, यहाँ पे दूसरा वोल्ट मीटर है V2। तो आपको देखो ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, वोल्टेज अक्रॉस V2, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस, वोल्टेज अक्रॉस V1 और वोल्टेज अक्रॉस R सेम होगी। R में जितना करंट होगा उतना सभी जगह होगा, इतना भी आपको पता ही है। ये है तो सारी चीज़ें। द क्वेश्चन लिखो, द फिगर शोज अ सीरीज LCR सर्किट, फिगर शोज अ सीरीज LCR सर्किट कनेक्टेड टू एन AC सोर्स विल जनरेट एन ऑल्टरनेटिंग EMF ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। तो फिगर शोज अ सीरीज LCR सर्किट which have an alternating EMF of 50 hertz supply। V1 की रीडिंग 80 वोल्ट है एंड V2 की रीडिंग, ये रीडिंग है 60 वोल्ट। ठीक है, तो पहले आपको करंट निकालना है सर्किट में कितना है, दूसरा कैपेसिटेंस निकालना है, तीसरा रिलेशन बिटवीन इम्पीडेंस एंड R एट रेजोनेंस, ये निकालना है। तो काफ़ी इससे आसान कोई क्वेश्चन बन नहीं सकता, क्योंकि तीसरा वाला तो आपको पता ही है। अगर मैं तीसरा वाला पहले ही बता दूं तो रेजोनेंस में Z और R के बीच में रिलेशन क्या होती है, Z इज इक्वल टू R होता है। तो ये तो फ्री के मार्क्स मिल गए। ठीक है, Z और R के बीच में ये रिलेशन है रेजोनेंस में। तो तीसरा वाला कुछ है ही नहीं, अब तो उसे हटा दिया। वैसे आपको लिखना ही है, ऐसे नहीं कि सर हम नहीं लिखेंगे। आप ही देखो कि रीडिंग ऑफ V1 और वोल्टेज अक्रॉस R सेम होगा, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल हैं। कैसे हैं, पैरेलल। तो वोल्ट मीटर और रेजिस्टेंस पैरेलल लगे हुए, तो जो वोल्ट मीटर का वोल्टेज होगा वही रेजिस्टेंस का भी वोल्टेज होगा। और वोल्ट मीटर का वोल्टेज आपको दे रखा है 80 वोल्ट, तो रेजिस्टेंस का भी वोल्टेज कितना आ गया, 80 वोल्ट आ गया। ठीक है ना, ये जो छोटा सा सर्किट है आपको पता है इसके लिए वोल्टेज कितनी है, 80 वोल्ट है, और इसका रेजिस्टेंस कितना है, 100 ओम है। तो करंट अक्रॉस रेजिस्टेंस निकाल लो। करंट अक्रॉस रेजिस्टेंस होगा वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस और अपॉन रजिस्टर की वैल्यू। वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस है 80 और रजिस्टर की वैल्यू है 100, इससे कैंसिल होगा, आप पे आएगा 0.8 एम्पियर। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये जो करंट अक्रॉस रेजिस्टेंस आया यही होगा करंट ऑफ सर्किट, तो आप बुरा मत मानना, यही होगा, क्योंकि जो करंट यहाँ से गुजरेगा वो कितना है, इस वोल्ट मीटर में तो कोई करंट नहीं जाएगा ना, ये वोल्ट मीटर है, हालांकि ये पोटेंशियोमीटर होना चाहिए था। कोई बात नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। वोल्ट मीटर यहाँ फिर नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस का मानेंगे। ठीक है, तो IR है 0.8 एम्पियर। अगर यहाँ से 0.8 एम्पियर जा रहा तो वही तो सर्किट में घूमेगा, सीरीज LCR सर्किट है ना। तो अगर R के अक्रॉस कितनी करंट है, 0.8, तो C के अक्रॉस भी कितनी होगी, 0.8, L के अक्रॉस भी कितनी होगी, 0.8, और पूरे सर्किट में भी कितनी होगी, 0.8, क्योंकि सीरीज़ है ये। तो अगर करंट अक्रॉस रेजिस्टर 0.8 है तो करंट अक्रॉस C भी कितनी हुई, 0.8, करंट अक्रॉस L भी कितनी हुई, 0.8, और करंट सर्किट में भी कितनी फ्लो करेगी, 0.8। तो पहले का आंसर तो हमारा आ गया कितना, 0.8, सब में 0.8 ही है। ठीक है, सीरीज़ में ही है। उसके बाद C निकालना है, क्या निकालना है, C निकल जाएगा, वो भी वोल्टेज की रीडिंग से ही निकलेगा। मान लो ये V2 और ये C कैसे हैं, पैरेलल हैं, तो पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है, वोल्टेज रीडिंग क्या आएगी, सेम। तो रीडिंग ऑफ V2, जो V2 की रीडिंग आएगी, V2 की जो रीडिंग आएगी वही बराबर होगी किसकी, अक्रॉस वोल्टेज अक्रॉस C। मतलब जो V2 में रीडिंग होगी वही होगी वोल्टेज अक्रॉस C, क्योंकि दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं। पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। तो रीडिंग ऑफ V2 की रीडिंग कितनी है, 60 है, तो वोल्टेज अक्रॉस C भी कितनी होगी, 60 होगी। यहीं से निकालेंगे अपना C। आपको पता चला VC कितना है, 60 है। VC होगा क्या अपने आप में, V इज इक्वल टू IR होता है, तो I इंटू XC होगा नहीं होगा। अरे VC कितना होगा, वोल्टेज अक्रॉस C, करंट तो सेम ही है 0.8, और यहाँ पे कितना है, करंट तो सब में ही 0.8 है ना। हाँ अभी तो बताया, तो करंट सब में 0.8 है, और XC। ठीक है, तो हमें C निकालना है। XC होता है 1/ωc, और यहाँ पे आ गया 60। ठीक है, XC हो गया 1/ωc, यहाँ पे आ गया 60। C की वैल्यू निकालनी है, तो C कैसे निकलेगा, C गया ऊपर, 60 आया नीचे, तो I/60 लिख दूँ, सही है। देखो अरे सही तो है, I इज इक्वल टू 60 इंटू ωc, यही तो है, I इज इक्वल टू 60 इंटू ωc, I इज इक्वल टू 60 इंटू ωc है ना। यहाँ से ωc ऊपर जाएगा, तो I इज इक्वल टू 60 ωc, यहाँ से भी तो वही है, देखो I इज इक्वल टू 60 ωc, यही है। अब निकाल लेंगे, कोई इतनी दिक्कत नहीं है। I आपको पता है 0.8 ही रहना है। ठीक है, ओमेगा आपको पता ही चल गया, फ्रीक्वेंसी कितनी देर की इन्होंने 50 देर की, ओमेगा 314 होगा। ठीक है, तो C निकल जाएगा। I कितना आया, I जितना R के अक्रॉस उतना ही सर्किट में, उतना ही L में, उतना ही C में, क्योंकि सब सीरीज़ में। तो यहाँ आया 0.8। नीचे देखो 60, ओमेगा कितना 314,
सॉल्व करो इसे, कितना आएगा 8/600 इंटू 314, 4 300, 4 कितने बार 75, तो 75 इंटू 314 करना, 75 300, 75 3 जा 135.3 के लगभग आएगा ये, कुछ ऐसे कुछ आएगा। 0.8 इंटू 22 सही है, 314 ठीक है। नीचे कितना है ओमेगा सी 2πf, ये तो 300 हो गया, V2 है 60, सही है ठीक, सब सही है। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू बता दूंगा आपको। तो ये आ रहा है 42, इसकी वैल्यू आ रही 42.4 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड, बाकी सब चीज़ सही है। तो ये आ रहा है 42.4 माइक्रोफैरेड, 42.4 माइक्रोफैरेड, ये आपका आंसर है, शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि एन ऑल्टरनेटिंग EMF of 110 volt is applied, alternating EMF of 110 volt is applied to a circuit containing R 80 ohm and L in series, ठीक है। R और L है, RL का है सर्किट, और alternating EMF of 110 volt is applied to a circuit containing R 80 ohm and L in series, ठीक है। तो आपको पता है ये करंट लैग करेगा, तो इन्होंने बोला लिखो द करंट इज़ फाउंड टू लैग बिहाइंड द वोल्टेज बाय अ एंगल, द करंट इज़ लैग I लैग V, द करंट इज़ फाउंड टू लैग बिहाइंड द वोल्टेज बाय, शॉर्ट करेंगे ना, क्वेश्चन बहुत बड़ा है। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4 ये है। तो फाइंड करना है काफ़ी चीज़ें, पहली तो निकालनी है एक्सेल, निकाल लेंगे, फिर निकालना है जेड, वो भी निकाल लेंगे, फिर निकालना है आई, ठीक है। फिर ये बोला कि इफ़ एल इज़ इक्वल टू 0.1 हेनरी, ठीक है, तो फाइंड फ्रीक्वेंसी, ये ऐसा भी क्वेश्चन हमने करा है ये। तो इस क्वेश्चन को करने के बहुत तरीके हैं, बट अभी तो हमें ये देखना है कि होगा कैसे। आप ये देखो थीटा है tan इनवर्स 3/4, तो कुल मिला के बात ये है कि tan थीटा दे रखा आपको 3/4, ठीक है। tan थीटा आपको पता है XL माइनस XC/R होता है, तो ये हो गया XL/R, बोलो हाँ या ना, यही है ना। tan थीटा कितना है 3/4, और tan थीटा यहाँ पे होता कितना है XL माइनस XC/R, तो XL तो है नहीं, मतलब XC तो है नहीं, तो सीधे लिखेंगे XL/R, तो आप पे 3/4 बराबर आ गया कितने के, XL/R के, XL/R के। R दे रखा है आपको कितना 80, R दे रखा है 80, तो 4 2 जा कितना 8, 3 2 जा कितना 6, XL आ गया आप पे कितना 60 ओम, संभाल के रखना। XL कितना आ गया 60 ओम। सर क्या करा ये, देखो वहाँ से थीटा tan इनवर्स 3/4 है, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आई 3/4, tan थीटा होता है XL/R, अगर LR सर्किट है, R की वैल्यू दे रखी है 80, 4 2 जा 8, 23 जा 60, XL की वैल्यू 60 आ गई, तो ये XL आ गया 60, संभाल के रखो, ठीक है, 60 ओम आ गया। अब अगर हमें ये आ गया ना, तो देखो आपको ये भी पता है थीटा एंगल कितना है, देखो tan थीटा अगर 3/4 है, tan थीटा 3/4 है, तो मतलब अगर मैं एक डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पे, सिंपल सी बात, ये थीटा है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, tan भी होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है 3 है, बेस कितना है 4 है, तो ये 5 होगा, ये तो आपको पता ही है। और फिर थीटा एंगल आपको याद भी है, ऐसा कौन सा डिग्री होता है 37 डिग्री होता है, याद भी करा रखा है, यह है। अब आप खुद ही देखो, ये है एक्सेल, बोलो हाँ या ना, ठीक है, ये एक्सेल है, और ये कितना है R, तो भाई ये जेड होगा, क्यों पागल बन रहे हो, जेड नहीं दिख रहा, जेड कितना है 5 है, नहीं आ रहा याद, तो ऐसे निकाल लो, कोई तुम्हें कोई दिक्कत तो है नहीं। अगर ये ऐसे है ना एक्सेल R, तो जेड यहाँ से निकल सकता है, 5 ही आएगा, क्लियर है। निकालूँ क्या, दोबारा निकाल लो, 5 या 50 आएगा, ऐसे कुछ आएगा। अगर वहाँ से नहीं निकालना तो यहाँ से निकाल लो,
पर आएगा तो इतना ही, क्योंकि 3 4 बोल रहे ना वो, 3 और 4। ऐसे निकाले, कैसे निकाले फिर इसे, दिक्कत हो जाएगी ऐसे तो, है ना। वैसे निकाल लें, चलो वैसे निकाल लो, 100 आ जाएगा, इतना फिर ये बवाल नहीं करेंगे। हालांकि उससे भी हो जाता है, बताऊँ कैसे। आपको दिख रहा था यहाँ 3 है या 4 है या 5 है, साइन बोलता मैं, साइन 37, तो आप बोलते साइन होता है परपेंडिकुलर बाई कितना, हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर था 3, हाइपोटेनस था 5, साइन 37 ये हो जाता। बट असली में वो साइन 37 कितना होता, क्योंकि परपेंडिकुलर आपका कितना होता है, परपेंडिकुलर होता है आपका एक्सेल और हाइपोटेनस होता है जेड। एक्सेल आपको कितना दे रखा है, एक्सेल आपको 60 दे रखा है, 60 बाई जेड बराबर कितने के, 3 बाई 5 के, 3 2 जे कितना 6, 25 जे कितना 100, तो जेड यहाँ से भी 100 आ जाता। बट हम ऐसा नहीं निकाल रहे, जो आपको मतलब आता है वही निकालो, कि जेड होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सेल का स्क्वायर। देखो बच्चे आर कितना है, आर 80 है, 80 का स्क्वायर होगा 6400, और बच्चे एक्सेल कितना है 60 है, 60 का स्क्वायर होगा 3600। 6400 और 3600 बनेंगे 10,000, 10,000। अभी 10,000 बन गया। 10,000 किसका होता है, 100 का होता है, तो देखो यहाँ से भी 100 ओम आ गया, कहा था ना 100 आ जाएगा, बस आ गया। इसके बाद आपसे क्या पूछा है, और आपसे पूछा आई, तो आई होता है v बाई जेड, जेड ही होगा ना, v कितना है 110, जेड आपका कितना है, जेड अभी निकला 100, ये वी आर एम एस ही होगा, है ना, तो वी आर एम एस बाई जेड, तो v है आपका 110, यह है 100, इससे कैंसिल 1.1 एम्पियर आ गया, क्लियर है। अब उन्होंने बोला अगर L इतना है तो आप फ्रीक्वेंसी निकालिए, तो देखिए एक्सेल होता है ओमेगा एल, ठीक है भैया, और ओमेगा एल होता है 2 पाई न्यू एल, ठीक है, ये है, इन दोनों से मतलब है एक्सेल कितना है, एक्सेल 60 आया, 2 ऐसी रहने दो, पाई की वैल्यू 3.14, फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है, एल की वैल्यू आपको 0.1 दे रखी, बस इसे सॉल्व करो तो न्यू की वैल्यू कितनी आएगी 60 बाई 0.1 नीचे, ठीक है, 0.1 नीचे, 3.14 इंटू 2 6.28, ये पॉइंट हटा, ऊपर हो गया 600 और नीचे है 6.28। भैया इसको सॉल्व करो, बताओ आंसर कितना आ रहा है, बताओ 100 के लगभग आएगा ना, 99 पॉइंट कुछ, हाँ, तो 95.54 आ रहा है, 95.54 हर्ट्ज़। देखो वो घबराना मत, मैं तुमसे क्या कह रहा था कि वो जो थोड़ा सा मैंने ट्रायंगल बताया था ना, ये हो गया, तो इस ट्रायंगल में मैं बताना क्या चाह रहा था, तुम्हारा जेड 100 आ गया, यहाँ से भी 100 आ जाता, घबराना नहीं है। कैसे, देखो ये एंगल 37 है, ठीक है भैया, ये 5 है, ये 3 है, ये 4 है, तुम्हें पता है tan थीटा यहाँ पे होगा एक्सेल बाई आर, और ये है जेड, ये वैल्यूज़ नहीं है, ये प्रोपोर्शनैलिटीज़ हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से साइन थीटा निकालूँ, साइन 37, तो साइन 37 क्या आएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस 5 है, बट असली में देखें तो परपेंडिकुलर एक्सेल है और ये कितना है 5 है। असली में देखो तुम्हें पता है ये 3x होता है, ये 5x होता है, ये 4x होता है, प्रोपोर्शनैलिटी लगी रहती है यहाँ पे, कुछ मल्टीपल टाइम्स होता है, ठीक है। ये है जेड एक्सेल आर, मैं ये बोल रहा था ये 3 है, ये 5 है, और ये एक्सेल के साथ में यहाँ पे कौन आएगा, अगर परपेंडिकुलर 3 है जो कि एक्सेल के बराबर है, तो हाइपोटेनस जेड है जो कि 5 के बराबर है, तो यहाँ जेड आएगा, तो 3/5, एक्सेल कितनी वैल्यू है, एक्सेल की वैल्यू 60 थी और यहाँ जेड था, मैं बोल रहा था 3 2 जे 6 काटो, 25 जे कितना आ गया 100 आ गया, तो जेड की वैल्यू यहाँ से भी कितनी निकल जाती, 100 निकल जाती। कहने की बातें होती तो ऐसे जा ही जाता है, ठीक है। चलिए शाबाश, थैंक यू।